दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है अमर बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों इस उपन्यास के अब तक मैं 41 कड़ियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 42वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। संध्या को 5:30 बजे लकड़ी के कारखाने से छुट्टी पाने पर दिवाकर अराकान की एक सड़क पर जा रहा है। धूल से, धुएं से, लकड़ी के बुरादे से उसका संपूर्ण शरीर भर उठा है। गले पर चादर नहीं है, कुर्ता फटा और मैला है। धोती की भी वही दशा है। दाएं पांव के जूते की एड़ी घिस जाने से चट्टी सी बन गई है। बाएं पांव का अंगूठा जूता के बाहर से दिखाई पड़ रहा है। सारा दिन पेट में अन्न नहीं गया है। इसी दशा में हाफते हाफते वह मकान वाली के मकान में आ पहुंचा। 4 रुपये मासिक किराए पर वह निचले तल्ले की एक कोठरी में रहता है। पतले बरामदे के कोने में रसोई बनती है। एक और लकड़ी, उपलों, पानी की बाल्टी आदि आसपास रखी हुई हैं। दिवाकर के पांव की आहट पाकर पास की एक कोठरी से मकान वाली ने निकलकर कड़े स्वर से कहा, आ गए, अच्छा हुआ। यह सब तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू? रसोई, पानी नहीं, नहाना खाना नहीं, रात दिन केवल झगड़ा लड़ाई, दांत पीसना, यह तो हमारे घर की लक्ष्मी को हटाने का उपाय कर रहे हो तुम लोग। दिवाकर उदास मुख से सिर झुकाए रहा। वह दोपहर को खाना खाने आया था, पर किरणमयी के साथ झगड़ा करके बिना नहाए खाए अपने काम पर चला गया था। लेकिन उसकी अवस्था देखकर मकान वाली का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उसने फिर कहा, यह तो तुम्हारी ब्याही हुई स्त्री भी नहीं है, बाबू की इस पर इतना जोर जुलूम चला रहे हो। जैसे निकाल कर ले आए थे वैसे ही उसने भी अपना धर्म रखा है। अब तो तुम्हारी भी नौकरी लग गई है, अब तुम अलग हो जाओ। अब उसको दुख क्यों देते हो बाबू? ऐसी जवान औरत खाए पिए बिना सूख कर कांटा बन गई। थोड़ी देर तक मौन रहकर वह बोली, नहीं तो इसकी चिंता ही क्या है। वही मोड़ पर जो मारवाड़ी बाबू है वह रोज ही मेरे पास आदमी भेजता है, कहता है सोने से सारा शरीर मढ़ दूंगा। और तुमको भी औरत के लिए चिंता क्या है बाबू? भात बिखेर देने से क्या कौवे का अभाव रहता है? जाओ, हट जाओ, मेरी बात मानो। कई दिनों से कह रही हूं, तुम लोगों में मेलजोल अब नहीं होगा। दिवाकर ने बीच में ही रोक कर कहा, रहने दो, मेरी बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका भी क्या यही मत है? तुम ही उनकी मंत्राणी हो क्या? ठीक उसी समय किरणमयी अपनी कोठरी से बाहर निकल आई। अवस्था के परिवर्तन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक सब प्रकार का परिवर्तन कितना शीघ्र हो जाता है, यह देखने से अवाक रह जाना पड़ता है। आज उसकी ओर देखकर कौन कहेगा कि यह वही सौंदर्य की प्रतिमा किरणमयी है? 6 मास पूर्व वही एक दिन समाज के धर्म को व्यंग करके, मनुष्यत्व को पददलित करके एक नासमझ युवक को सौंदर्य और प्रेम के मोह में फांस कर उसे सब प्रकार की सार्थकताओं से दूर करके ले आई थी। वहीं धोखाधड़ी की रस्सी स्वयं किरणमयी के गले में पड़ गई है। पाप के साथ निष्फल क्रीड़ा करते रहने के कारण दिवाकर के हृदय में जो वासना का राक्षस निकल पड़ा है, उससे आत्मरक्षा करने के लिए दिन रात लड़ाई करती हुई किरणमयी आज घायल हो चुकी है। उसके सिर के बाल सूखे इधर उधर बिखरे हुए हैं, वस्त्र मैला है, फटा पुराना है। मुंह पर एक प्रकार की सूखी हुई छुझा मानो निराशा की चरम सीमा को पहुंच गई है। संपूर्ण शरीर की श्रीहीनता देखने से दुख होता है। मूर्तिमयी और लक्ष्मी की भांति वह धीरे धीरे आकर बरामदे में एक खंभे पर टिक कर दोनों की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी हो गई। उसे देखते ही भूख से व्याकुल दिवाकर गरज उठा। निर्लजता की सीमा नहीं रही। वह मुंहजोर दिवाकर आज घर भर के लोगों के सामने ऐसी भाषा में चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है, इस पर विश्वास करना सरल नहीं है। लेकिन वास्तव में उसने यह जो कहा, क्या भाभी यही बात है? अब मारवाड़ी, मुसलमान, बर्मी, मद्रासी, इनकी ही आवश्यकता है क्या? ओह, इसीलिए दिन रात झगड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं आंखों का जहर हो गया हूं। किरणमयी पहले तो जैसे कुछ समझी ही नहीं, इसी भाव से केवल उसकी ओर निहारती रही। लेकिन उसका उत्तर दिया मकान वाली ने। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर हाथ हिलाकर आंख मुंह मटका कर बोली, वह क्यों न चाहेगी, बताओ। हम लोग तो गृहस्थी की कुलवधू हैं नहीं कि एक आदमी को पकड़ कर बैठी रहेंगी। हम लोग हैं सुख के कबूतर, एकदम स्वतंत्र। जहां जिसके पास सुख मिलेगा, सोना दाम मिलेगा, उसके पास चली जाएंगी। इसमें लज्जा ही क्या है, और छिपाना क्यों? दिवाकर ने क्रोध से जलकर उसको धमका कर कहा,
चुप रह तुम होगी, जिससे पूछ रहा हूं वही बोले। इस बार मकान वाली बारूद की तरह भभक उठी, मरने को तैयार सी होकर बोली, मेरे ही मकान में रहकर मुझे ही मौगी कह रहा है, निकल जा मेरे मकान से। दिवाकर भी क्रुद्ध हो उठा। 6 महीने पूर्व अपने बहुत बड़े दुस्वप्न में भी संभवतः यह कल्पना करना संभव न होता कि वह एक अछूत गणिका द्वारा इतना अपमानित होने के बाद भी कमर कसकर तू मैं कहकर झगड़ा कर सकता है। लेकिन वह तो अब उपेंद्र सुरबाला के स्नेहपूर्ण आदर प्यार से पोषित होने वाला दिवाकर रह नहीं गया है। इसलिए वह भी नेत्र लाल करके गरज उठा, क्या मुझे निकल जाने को कहती है? क्या तू किराया नहीं लेती? मकान वाली ने भी वैसे ही गरज कर कहा, वाह, बड़ा आया है किराया देने वाला, तुझे धिक्कार है, तुझे तो गले में डालने को रस्सी भी नहीं जुड़ती रे। कहती हूँ निकल, नहीं तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। अच्छा निकल रहा हूं, कहकर दिवाकर ने दांत पीसकर पागल की भांति दौड़कर किरणमयी को धक्का लगा दिया। सारा दिन भूख प्यास से थकी किरणमयी उस धक्के को संभाल न सकी। पहले तो वह रंग की एक बाल्टी पर जा गिरी, फिर वहां से लुढ़क कर उपलों की दौरी पर मुंह के बल जा गिरी। उन्मत्त दिवाकर बोला, जा निकल जा, कौन है तेरा मारवाड़ी, दूर हो। यह कहकर वह घर के अंदर घुस गया। मकान वाली भयंकर रूप से चिल्ला उठी। कारखाने से अभी अभी लौटने वाले मजदूरों का दल हाथ मुंह की कालिक धो रहा था। चिल्लाहट से चौंक कर हाथ का साबुन फेंक कर वे दौड़ पड़े। मकान वाली नकनका कर पुकार मचाने लगी, बहू को मार डाला रे, इस बदमाश छोकरे को तुम लोग मारते मारते निकाल बाहर करो, फिर मेरे घर में न आने पाए। मकान वाली के कहने पर ये लोग कमरे में घुसने को जो ही तैयार हुए तो ही किरणमयी माथे का घूंघट खींचकर उठकर बैठ गई और दृढ़ स्वर से बोली, झगड़ा वाड़ा किसके घर में नहीं होता? मेरे शरीर पर हाथ लगा है तो तुम लोगों को क्या? तुम लोग अपने घर जाओ। यह कहकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लिए। बल विक्रम दिखाने का सुयोग खोकर लोग उदास मन से लौट गए। मकान वाली बाहर खड़ी होकर गाल पर हाथ रखकर बोली, विचित्र बात है। दरवाजा बंद करके किरणमयी ने दिया सलाई से बत्ती जलाई। लकड़ी का घर चौड़ा न रहने पर भी लंबा था। एक ओर मूंज से बनी चरपाई पर दिवाकर का बिछौना है, दूसरी ओर काठ के फर्श पर किरणमयी का बिछौना लपेटा हुआ है। पांव की ओर कुछ मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं। उसी कोने में लकड़ी के सिकहरे पर रस्सों की हाड़ी, कड़ाही, कलछुल आदि रखे हुए हैं। यही उनकी गृहस्थी के सामान हैं। बत्ती जलाकर किरणमयी दरवाजे के पास फर्श पर स्थिर होकर बैठ गई। किसी के मुंह से कोई बात न निकली। चारपाई पर दिवाकर सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। इसी प्रकार बड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उठकर किरणमयी आकर सामने खड़ी होकर सहज भाव से बोली, हाड़ी में भात रखा है, परोस देती हूँ, चलो खा लो। दिवाकर ने रूधे गले से कहा, नहीं। उसके गले के स्वर से जान पड़ा कि अब तक वह रो रहा था। किरणमयी ने कहा, नहीं क्यों? सारा दिन तुमने कुछ खाया नहीं, आज न खाने पर भी कल तो खाना ही होगा। खाने पहनने में क्रोध करने से काम नहीं चलता, मैं भात परोस देती हूँ। दिवाकर उत्तर तक न दे सका। लज्जा तथा पश्चाताप से वह जल रहा था। सचमुच ही वह किरणमयी को प्यार करता था। यहाँ आने के बाद से बहुत दिनों तक बाहर के लोगों के जानने पर भी अंदर ही अंदर बहुत ही गुप्त रूप से दोनों के बीच आसक्ति और विरक्ति का जो संग्राम प्रतिदिन चल रहा था, उसका प्रत्येक आघात दिवाकर चुपचाप सह रहा था। कुछ दिनों से यह लड़ाई प्रकट और अत्यंत घोर हो जाने पर ऐसी उत्तेजना बहुत बार हुई थी, लेकिन अब से पूर्व किसी दिन उसने इस प्रकार आत्मविस्मृत होकर पाशविक आचरण नहीं किया था। वास्तव में किसी कारण से, किसी भी अत्याचार के कारण वह किरणमयी के शरीर पर हाथ उठा सकता है, और सचमुच ही उसने अभी अभी उठा दिया है। इसे वह अब तक ठीक प्रकार से मन में समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए कमरे में घुसकर वह स्वप्नाविष्ट की भांति बिछौने पर आ बैठा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब किरणमयी ने अपने सभी लांछनों को झाड़ फेंक कर मकान के लोगों के आक्रमण और उत्पीड़न से उसे बचा लिया और कमरे में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर दिया, तब उसको होश आ गया। किरणमयी का अनुरोध समाप्त भी नहीं हुआ कि लहरें जिस प्रकार पहाड़ की जड़ पर टकराती हैं, उसी प्रकार उस रमणी के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उच्छ्वसित आवेग से वह रो उठा। बोला, मैं पशु हूं, मुझे क्षमा कर दो भाभी। किरणमयी ने निर्विकार स्तब्ध रहकर पहले की भांति सहज कंठ से कहा, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है, मनुष्य मात्र को ही ये सब काम पशु बना देते हैं। मुझे भी पशु बना देने में एक तिल भी कसर नहीं रखी है बबुआ। दिवाकर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, और किसी की बात से मुझे मतलब नहीं है भाभी,
लेकिन मेरे आज के इस आचरण का प्रायश्चित कैसे होगा, मुझे बता तो, मैं वही करूंगा। किरणमयी ने कहा, इसमें अपराध ही क्या है? क्या सुना नहीं है, क्रोध में मनुष्य मनुष्य की हत्या कर डालता है। तुमने तो केवल धक्का ही लगा दिया है। मैंने क्या अपराध नहीं किया? सब दोष केवल तुम्हारा ही है। लेकिन जाने दो इन बातों को। सभी अभियोगों का आज अंत हो गया। इससे भविष्य में तुमको भी आवश्यकता न पड़ेगी, मुझे भी नहीं। अब जाओ, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाओ, मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। दिवाकर धीरे धीरे उठ बैठा। किरणमयी के कंठ स्वर से वह समझ गया कि वह और बातें अब करना नहीं चाहती। सारा दिन उपवास करने के बाद दिवाकर खाना खाकर बाहर मुंह धोने गया। उसके मन की ग्लानि भी घटती जा रही थी। मुंह धोकर प्रसन्नचित से कमरे में आकर कुछ आश्चर्य में पड़कर उसने देखा, किरणमयी ने उसका बिछौना समेटकर नीचे रख दिया है। उसने पूछा, नीचे क्यों उतार दिया? किरणमयी ने अविचलित स्वर से कहा, पहले बताने से संभवतः तुम्हारा खाना नहीं होता, इसलिए नहीं कहा। आज से हम लोगों की फिर कभी भेंट मुलाकात नहीं होगी। बहुत रात नहीं हुई है। आज कालीबाड़ी में जाकर सो रहो। कल सुविधा के अनुसार एक डेरा ढूंढ लेना, और यदि इस देश में न रहना चाहो तो परसों स्टीमर छूटेगा, मैं रुपया दे दूंगी। घर लौट जाना। सारांश यह है कि तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। मेरे साथ अब तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा। दिवाकर हतबुद्धि की भांति सुनता जा रहा था। उसको जान पड़ रहा था कि किरणमयी का ममताहीन एक एक शब्द मानो पत्थर के टुकड़ों की भांति उन दोनों के बीच सदा से लिए लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहा है। उसकी बातें समाप्त होने पर उसने कहा, और तुम? मेरी बात सुनने से तुमको कुछ भी लाभ नहीं। फिर भी यदि इस देश में रहोगे तो कल परसों तक सुन ही लोगे। दिवाकर ने कहा, तो मकान वाली की बात ही सच है, वहीं गवार मारवाड़ी? किरणमयी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, हो सकता है, लेकिन और जो कुछ भी हो तुम्हारे कंधे पर निर्भर होकर नीचे के मार्ग में उतर पड़ी थी। इसीलिए उसकी अंतिम सीमा तक तुम्हारे ही आश्रय में उतरना पड़े तो यह जरूरी नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब सोने जाती हूँ, और तुम व्यर्थ देर मत करो। कल सवेरे तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास भेज दूंगी। दिवाकर ने कहा, इतनी जल्दी? आज रात को मुझे यहाँ रहने न दोगी? नहीं। दिवाकर ने थोड़ी देर तक रुके रहकर कहा, तो क्या केवल मेरा सर्वनाश करने के लिए मुझे इस विपत्ति में खींच लाई थी? किसी दिन तुमने प्यार भी नहीं किया? किरणमयी ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी नहीं, एक और मनुष्य का सर्वनाश कर रही हूँ। ऐसा सोचकर ही मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। और मेरा? जाने दो मेरी बात। आदि से अंत तक सब मुझसे ही भूले हुई हैं, और इन्हीं भूलों के लिए आज मैं पांव पड़कर तुमसे क्षमा मांग रही हूँ बबुआ जी। इस निर्विकार पत्थर की प्रतिमा की भांति उस मुख की ओर देखकर दिवाकर ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे सर्वनाश की धारणा तुमको नहीं है, इसीलिए तुम इतनी सरलता से क्षमा मांग सकती हो। लेकिन इस सर्वनाश की अपेक्षा भी आज मेरा प्रेम बहुत बड़ा है, इसलिए अभी तक मैं जीवित हूँ, नहीं तो छाती फट जाने से मैं मर गया होता। लेकिन एक बात तो मुझे समझा कर कहो, जिसके पास तुम जाओगी उसको भी तो तुम प्यार नहीं करती, संभवतः उसे तुम पहचानती भी नहीं, तो भी मुझे छोड़कर तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मैंने तो किसी दिन तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया, लेकिन सचमुच ही क्या तुम जाओगी? किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच ही जाऊंगी। इसके बाद वह बड़ी देर तक भूमि को निहारती रही, फिर मुंह पर उठाकर बोली, नहीं, आज मैं कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। मैं भगवान को नहीं मानती, न आत्मा को मानती हूँ। यह सब मेरे लिए व्यर्थ है, एकदम असत्य है। मैं मानती हूँ केवल इह काल को और इस शरीर को। जीवन में केवल एक व्यक्ति के सामने मैंने हार मानी थी, वह थी सुरबाला। लेकिन जाने दो इस बात को, सच कहती हूँ बबुआ जी, मैं मानती हूँ केवल इह काल को और इस सुंदर शरीर को। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य फूटा है, इसी से अनंग की भांति पतंग को भी मैंने मोहित करना चाहा था। यह कहकर लंबी सांस छोड़कर किरणमयी चुप हो गई। 2 क्षण चुप रहकर उसने मानो सहसा जाग कर कहा, उसके बाद एक दिन, जिस दिन सचमुच ही मैंने प्यार किया बबुआ, उसी दिन मैं जान गई क्यों मेरा सारा शरीर इतने दिनों तक इसके लिए उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा था। दिवाकर ने व्यग्र होकर कहा, किसके लिए भाभी? किरणमयी हंसकर मानो अपने मन ही मन कहने लगी, मैंने सोचा था मेरे इस प्रेम की तुलना संभवतः तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है, लेकिन वह स्वर्ग टिक न सका। उस दिन महाभारत की कहानियों के विषय में जिस स्त्री से मैं हार आई थी, फिर उसी से हार मान लेनी पड़ी। प्रेम के द्वंद्व में भी सिर झुकाकर मैं चली आई। मोह का नशा हट गया। मैंने स्पष्ट देख लिया कि
कि उसको सौंदर्य के भुलावे में टालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दिवाकर को एक बार ऐसा जान पड़ा कि उसका निविड़ अंधकार मानो स्वच्छ होता जा रहा है। किरणमयी कहने लगी, उस स्त्री से एक विषय सीखने का मुझे लोभ हुआ था। उस स्त्री से एक विषय सीखने का मुझे लोभ हुआ था। वह था अपने पति को प्यार करना। संभवतः मैं सीख भी सकती थी, लेकिन ऐसा फूटा भाग्य है कि वह मार्ग भी 2 दिनों में बंद हो गया। अच्छी बात है। तुमने क्या पूछा था बबुआ? तुमको मैं प्यार क्यों नहीं करती? प्यार तो किया था अवश्य, लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूँ। इसीलिए जिस दिन तुम्हारे उपेन भैया मेरे हाथ में तुमको सौंप गए थे, उसी दिन से मैंने तुमको छोटे भाई की तरह प्यार किया था। इसीलिए तो 6 महीने से अपनी ही छलना से मैं छत बिछत हो रही हूँ। तुम्हारी आंखों की भूख से, तुम्हारे मुंह की प्रार्थना से मेरा सारा शरीर घृणा से, लज्जा से कांप उठता है। इसे क्या तुम एक दिन भी समझ न सके बबुआ? जाओ, अब तुम हट जाओ। मुझे पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ भी न रहे, इसीलिए, लेकिन इस शरीर पर तुम्हारी लोलुप दृष्टि अब मैं सहन नहीं कर सकती। यह कहकर उसने बिछौना उठाकर दिवाकर के सामने फेंक दिया और बोली, अब तुम पर मेरा विश्वास नहीं रहा। मेरा एक और छोटा भाई आज भी जीवित है। उसी सतीश का मुंह देखकर मुझे तुमसे आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। तुम जाओ। दिवाकर फिर दोबारा कुछ न कहकर बिछौना उठाकर बाहर के अंधकार में विलीन हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 42वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 43वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर्ग। सवेरे किरणमयी थके अलसाए शरीर से काम कर रही थी। कामनी मकान वाली आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर खूब हंसकर बोली, चला गया छोकरा? आफत दूर हुई। कल तो मुझे मारने को ही तैयार हो गया था। अरे, तेरा काम है औरत रखना। बकरों से यदि जौ पर दौरी चल सकती है तो लोग बैल क्यों पालते? किरणमयी ने पूछा। किसने कहा कि वह चला गया? मकान वाली ने हंसकर आंखें मटका कर कहा, लो, अब नखरा करने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? मैं हूं मकान वाली। मुझसे कहेगा कौन? मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं यह मकान रख सकती थी? किस समय इसे 5 भूत मिलकर खा गए होते, यह क्या तुम जानती हो? किरणमयी चुपचाप घर का काम करने लगी। उत्तर न पाकर मकान वाली स्वयं कहने लगी, मैं इतने दिनों से कह रही थी बहू कि निकाल बाहर करो इस आफत को। यह नहीं, रहने दो। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा, यह मैं क्या जानूं? इतना सोचते रहने से तो काम नहीं चलता। खाओ, पहनो, सुगंधित तेल लगाओ, सोना दाना शरीर पर चढ़ाओ, साथ ही साथ मौज उड़ाओ। ऐसा करोगी नहीं तो देश की दुनिया से बाहर यह कैसा दलिद्र प्रेम करना है बेटी? किरणमयी ने केवल एक बार मुंह पर उठाकर अपनी आंखें झुका ली। मकान वाली ने समझा कि उसकी बहुदर्शिता की उपदेश वाली काम कर रही है। और यह क्या बेटी, तुम्हारा प्रेम करने का समय है। अभी तो चढ़ी जवानी है। इस समय तो दोनों हाथ से लूटोगी। इसके बाद 2 पैसे हाथ में रखकर चैन से बैठना। उम्र चढ़ जाने पर प्रेम करना। तुमको मना कौन करता है? हाथ में पैसे रहने पर क्या छोकड़ों का अभाव रहेगा? कितने चाहिए? तब तो दोनों पांव एकत्र करके उठ न सकोगी। किरणमयी अनमनस्क थी। क्या पता सभी बातें उसके कानों में पहुंची या नहीं, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। मकान वाली को अपने घर का काम धंधा करना था, इसीलिए वह देर न कर सकने के कारण दोपहर को फिर आने को कहकर चली गई। इस मकान में रहने वाले प्रायः सभी कारखाने में नौकरी करते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं, दोपहर को खाने की छुट्टी मिलने पर वे घर चले आते हैं और स्नान भोजन करके फिर काम पर चले जाते हैं। संध्या के कुछ ही पूर्व उन्हें छुट्टी मिलती है। आज भी सवेरे उनके काम पर चले जाने पर 2-2:30 बजे के बाद मकान वाली आकर फिर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मधुर कंठ से उसने कहा, खाना पीना हो गया बहू? क्या रसोई बनी थी? किरणमयी ने आज चूल्हे में आग तक नहीं जलाई थी। मकान वाली के पूछने पर बोली, हाँ हो गया, आओ बैठो। मकान वाली दरवाजे के पास बैठ गई। वह कमरे में घुसते ही समझ गई थी कि किरणमयी का मन ठीक नहीं है, इसीलिए सहानुभूति के स्वर में बोली, यह तो होगा ही बेटी। 2 दिन मन खराब रहेगा। एक पशु पक्षी को पालने पोसने से मन कैसा उदास हो जाता है, और यह तो आदमी है। जैसे भी हो 6-7 महीने तक उसके साथ घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ी। यह दशा 2-4 दिन ही रहेगी, फिर तो कोई नाम तक नहीं लेता बहू। आंखों से बहुत सी ऐसी घटनाएं मैंने देखी है। किरणमयी ने बरबस हंसकर कहा, यह तो सच ही है। मकान वाली ने आंखें मुंह नचाकर कहा, सच नहीं है,
तुम ही बताओ न बेटी, क्या सच नहीं है? फिर नया आदमी आए, नए ढंग से आमोद प्रमोद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो, यही बात है ना? किरणमयी ने सिर हिलाकर सहमति तो अवश्य प्रकट की, लेकिन इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त उद्भ्रांत होता जा रहा था। एकाएक मकान वाली ने आंखें मुंह सिकोड़कर कंठ स्वर को धीमा करके कहा, अच्छी बात स्मरण पड़ गई बहू। उस गवार मनुष्य के पास तो मैंने सवेरे ही खबर भेज दी थी, उससे तो अब सहा नहीं जाता। कहता है लोग काम पर चले जाएंगे तो दोपहर को ही जाऊंगा, कौन जाने वह इसी समय न आ जाए। किरणमयी ने भयभीत होकर कहा, यहाँ क्यों? मकान वाली ने इस बात को अत्यंत कौतुकजनक समझकर बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मर जा छोकरी, वह न आएगा तो क्या तू वहाँ जाएगी? तेरी बातें सुनने से तो हंसते हंसते पेट की अतड़ी तक टूट जाती है। यह कहकर सूखी हंसी की छटा से लुढ़क कर बिल्कुल ही किरणमयी के ऊपर जा गिरी। किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, केवल थोड़ा सा सरक कर बैठ गई। मकान वाली ने आत्मीयता के आवेश में आज पहले पहल उसे तू कहकर संबोधन किया था, लेकिन सखित्व का यह अत्यंत घनिष्ठता बढ़ाने वाला संभाषण इस नीच औरत के मुंह से निकलकर किरणमयी के हृदय के भीतर जाकर एकदम तीर की भांति बीध गया। उसके हृदय में आज भी जो महिमा मूर्छात की भांति पड़ी हुई थी, इस एक ही शब्द के आघात से उसकी नींद टूट गई और क्षण भर में भद्र कुलवधू की लुप्त मर्यादा उसके मन में प्रदीप्त हो उठी। लेकिन फिर भी अपने को संभाल कर वह चुप रही। मकान वाली ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही झक में कहने लगी, तू देख लेना बहू, 6 महीने में यदि मैं तेरा भाग्य न पलट दूं तो मेरा नाम कामनी मकान वाली नहीं। तू केवल मेरे कहने के अनुसार चलना, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। किरणमयी को ज्ञात हुआ मानो यह स्त्री उसके कानों की समस्त स्नायु सियों को जलती हुई सड़सी से खींचकर निकाल रही है, लेकिन मना करने की बात उसके मुंह से नहीं निकली। केवल चुपचाप वह सुनती रही। मकान वाली ने कहा, गंवार मरवाड़ी है, 2 पैसे पास हैं, जोश में आ गया है, दोनों हाथों से दूह ले, उसके बाद वह कमबख्त चला जाए भाड़ में, और कितने ही आप फंसेंगे। तूने इस प्रकार अपने को बना रखा है, नहीं तो तेरा रूप क्या साधारण रूप है बहू। उस समय बाहरी बरामदे से किसी के टूटे गले से पुकार आई, मकान वाली, अब तो जाती हूं, कहकर मकान वाली जाने लगी। लेकिन किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका आंचल जोर से पकड़कर कहा, नहीं नहीं, यहाँ किसी प्रकार भी नहीं, इस कमरे में कोई भी न आने पाए। मकान वाली ने हतबुद्धि होकर कहा, क्यों, कोई है यहाँ? किरणमयी ने कहा, कोई रहे या न रहे, यहाँ नहीं, किसी प्रकार भी नहीं। आगंतुक का पद शब्द क्रमशः निकट आने लगा। मकान वाली ने कहा, तू तो अब किसी की कुलवंती बहदू नहीं है, लोग तेरे घर में आएंगे बैठेंगे, इसमें डर किसका है? सुनो तो, तू है वेश्या। किरणमयी चिल्ला उठी, क्या हूं मैं वेश्या हूं? उसको जान पड़ा जैसे आग की धारा उसके पैरों के तलवे से उठकर उसके मस्तक को छेदती हुई बाहर निकल गई। उसकी लाल आंखें और तीव्र कंठ स्वर से मकान वाली ने विस्मित हो चिढ़कर कहा, वह नहीं तो और क्या, नखरा देखने से शरीर जलने लगता है। अब हम लोग जो हैं तुम भी वही हो। भला आदमी आ रहा है, ले घर में बैठा। इस भले आदमी से मकान वाली पहले ही रुपया ले चुकी थी और भी कुछ पाने की आशा कर रही थी। भला आदमी दरवाजे के निकट खड़ा हो गया और दांत निकाल कर हंसकर बोला, क्यों मकान वाली, सब ठीक है? मकान वाली ने अपना आंचल खींचकर विनय के साथ कहा, सब तुम लोगों की मेहरबानी है, जाओ कमरे में जाकर बैठो, मैं पान लगा कर ला रही हूँ। जरा हंसकर बोली, अब तो यह घर द्वार सब तुम्हारा ही है बाबूजी, इसे अच्छी तरह सजाना पड़ेगा, यह मैं बताए देती हूँ। अच्छा, यह सब हो जाएगा। यह कहकर वह आदमी जरा भी संकोच न करके कमरे में घुसकर खटिया पर बैठने लगा। किरणमयी की स्नायु शिराओं में लोहे से भी कड़ी दृढ़ता थी, इसलिए इतनी देर तक वह सहन कर सकी थी, लेकिन अब न कर सकी। उसके रूप यौवन पर लुब्ध इस अपरिचित हिंदुस्तानी ग्राहक के कमरे में घुसते ही वह बेहोश होकर वायु झोंके से उखड़े हुए केले की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वह मनुष्य चौंक कर देखने लगा और इस आकस्मिक विपत्ति के आने से हतबुद्धि सा हो गया। मकान वाली की चिल्लाहट से मकान की सभी स्त्रियों की कच्ची नींद टूट गई। तुरंत ही वे दौड़कर चली आईं और कोई जल लाकर, कोई पंखा लाकर उस अभागिनी की शुश्रूषा करने में लग गई और मकान वाली दरवाजे पर बैठकर ऊंचे स्वर से लगातार घोषणा करने लगी कि इस काम में उसने अपने बाल पका दिए,
लेकिन आज तक इस तरह के नखरे और ढोंग न सीख सकी। आज तक भी नागर को देखकर दांत लगाने की युक्ति उसने नहीं सीखी। एकाएक इस दुर्घटना के बीच फिर एक नई गड़बड़ी सुनाई पड़ी। खबर मिली कि मुख्य द्वार पर कोई एक नया बाबू आया है और दिवाकर तथा भाभी कहकर बड़ा शोरगुल मचा रहा है। नौकर से मकान वाली साकंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ रही थी कि उसी समय एक लंबे शरीर का पुरुष एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग हाथ में लिए सामने आकर गंभीर स्वर में पुकार उठा, भाभी। उसके दाएं हाथ में एक हीरे की अंगूठी सूर्य की किरणों से चमक उठी। मकान वाली ने आदर के साथ खड़ी होकर पूछा, किसको खोज रहे हो? दिवाकर यहाँ रहता है? मकान वाली ने कहा, नहीं, मेरी भाभी किरणमयी किस कमरे में रहती हैं? मकान वाली के साथ ही साथ और 2-4 स्त्रियां गर्दन बढ़ाकर देख रही थी। उनमें से किसी ने कहा, वहीं तो मूर्छित होकर पड़ी हुई है जी। मूर्छित हुई है? कहाँ देखूं? कहकर आगंतुक सज्जन भीड़ को ठेलकर कमरे में जा पहुंचा। बेहोश किरणमयी उस समय भी भूमि पर पड़ी हुई थी। सारा शरीर पसीने से तर हो रहा था। आंखें मूदी हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, बाल भीगे बिखरे हुए हैं, शरीर का कपड़ा खिसक गया है। आगंतुक था सतीश। उसकी दृष्टि उस हिंदुस्तानी पर जा पड़ी। इस समय वह पास आकर टकटकी लगाए किरणमयी को देख रहा था। सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, तू कौन है? उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया, आहा, ये तो हमारे मरवाड़ी बाबू हैं। वही तो। लेकिन परिचय देना समाप्त होने के पूर्व ही सतीश ने उस व्यक्ति को दरवाजा दिखाकर कहा, बाहर जाओ। मारवाड़ी के पास रुपए हैं। यह है नवीन प्रेमी। विशेषतः इतनी स्त्रियों के सामने वह हीन भी नहीं हो सकता, इसलिए साहस के साथ उसने कहा, क्यों? असहिष्णु सतीश ने तख्ते की फर्श पर जोर से पैर पटक कर धमका कर कहा, बाहर जाओ उल्लू। सब लोगों के साथ मकान वाली तक चौंक उठी और फिर कुछ न कहकर मारवाड़ी बाहर चला गया। सतीश किरणमयी के शरीर को उसके खिसके हुए कपड़े ढक कर एक पंखा लेकर जोर से हवा करने लगा और दोनों को घेर कर उपस्थित स्त्रियां विचित्र कलरव करने लगीं। इन लोगों की तरह तरह की आलोचना से थोड़ी ही देर में सतीश बहुत सी बातें जान गया। मकान वाली क्षोभ और अत्यंत आश्चर्य प्रकट करके बार बार कहने लगी, इतनी बड़ी उम्र बीत जाने पर भी ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी कि वेश्या कहने से वह आंखें उलटकर दांत लगाकर बेहोश हो जाए। कुछ देर बाद होश आने पर किरणमयी माथे का कपड़ा संभाल कर उठ बैठी। क्षण भर देखती रहकर क्षीण स्वर में बोली, बबुआ जी। सतीश ने प्रणाम करके पांवों की धूली सिर पर चढ़ाकर कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूँ। लेकिन बात क्या है, बताओ तो। जैसा पहनावा है वैसा ही घर द्वार है, वैसी ही शरीर की शोभा है। कौन कहेगा कि यही है सतीश की दीदी? मानो कहीं की एक अनाथ पगली है। लड़कपन तो बहुत किया, अब कल के जहाज से घर चलो। स्त्रियों की ओर देखकर कहा, अब तुम लोग जाओ। किरणमयी निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति मुंह झुकाए निहारती रही। उसके हृदय की बात अंतर्यामी ही जाने, लेकिन बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। स्त्रियों के बाहर चले जाने पर सतीश ने कहा, वह सुअर कहाँ है भाभी? किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, इतने दिनों तक तो यहीं था, कल रात को दूसरी जगह चला गया है। क्यों? मैंने चले जाने को कहा था इसलिए। लेकिन बुलाने से क्या एक बार आएगा नहीं? बुला कर देखती हूँ। यह कहकर किरणमयी बाहर जाकर घर के नौकर को काली बाड़ी भेजकर फिर लौट आई। बोली, तुम आओगे यह बात मेरे लिए स्वप्न से भी बाहर की बात थी बबुआ। सतीश ने कहा, मेरा आना क्या मेरे लिए भी स्वप्न से अतीत की बात नहीं है भाभी? यह तो है ही, कहकर किरणमयी फिर गर्दन झुकाए बैठी रही। उसको बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता थी। सतीश अपने घर की दासी से पता लगा कर आया है, यह समझना कठिन नहीं है, लेकिन एकाएक इतने दिनों के बाद पता लगाकर लौटा ले जाने के लिए इतनी दूर आने का यथार्थ कारण अनुमान करना सचमुच ही कठिन था। लेकिन आने का कारण सतीश ने स्वयं ही प्रकट कर दिया। बोला, कल जहाज छूटेगा, मैं तुम लोगों को लीवाल ले जाने के लिए आया हूँ भाभी। किरणमयी ने मुंह पर उठाकर कहा, उपेन बबुआ ने भेजा है? बहुत अच्छा, दिवाकर को ले जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ वह चला जाए तो अच्छा है। सतीश ने कहा, केवल दूसरों की आज्ञा पूरी करने के लिए ही इतनी दूर नहीं आया हूँ, अपनी ओर से भी मुझे इसकी आवश्यकता है। सोचती हो तो फिर इतने दिनों के बाद क्यों? मुझे कोई पता नहीं मिलता। उसके बाद बाबूजी मर गए, स्वयं मैं भी जाने वाला ही था, संभवतः कभी भेंट ही न होती। किरणमयी ने मुंह पर उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखों से संसार का समस्त स्नेह मानो सतीश के शरीर पर बरस पड़ा।
क्षण भर के बाद वह करुण कंठ से बोली, मैं किसके पास जाऊंगी बबुआ, मेरा अपना कौन है। मेरे पास चलोगी भाभी, मैं हूं, लेकिन मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा। सतीश ने कहा, तुमको स्मरण नहीं है भाभी, बहुत दिन पूर्व इस भले बुरे का सदा के लिए निश्चय हो चुका था। जिस दिन तुमने छोटा भाई कहकर पुकारा था, यदि तुमने कोई अन्याय किया होगा तो उसका उत्तर तुम दोगी, लेकिन मेरी जवाबदेही यही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम्हारा विचार करने का मुझे अधिकार नहीं है। ये बातें सुनकर किरणमयी का मन करने लगा कि कहीं भाग जाकर एक बार जी भरकर रो ले, लेकिन अपने को संभाल कर कहा, लेकिन बबुआ समाज तो है। सतीश ने बीच में रोक कर कहा, नहीं नहीं है। जिसके पास रुपया है, जिसके शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज नहीं रह सकता। ये दोनों वस्तुएं मुझे कुछ परिमाण में मिल गई हैं भाभी। उसके बातें कहने के ढंग से किरणमयी को हंसी आ गई। फिर कुछ मौन रह कर बोली, बबुआ, रुपया और शरीर के बल से तुम समाज को भले ही न मानो, लेकिन अपनी अश्रद्धा के साथ से इस पापिष्ठा को बचाओगे किस प्रकार। सतीश आवेश के साथ बोल उठा, मैंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा है, मैं हूं गंवार, मूर्ख आदमी भाभी। इतने तर्कों का उत्तर भी मैं न दे सकता। इतनी छानबीन करके भले बुरे का हिसाब भी मैं करना नहीं जानता। और यह क्या सतयुग है कि दुनिया भर के लोग उपेन भैया की भांति युधिष्ठिर बन जाएंगे। यह तो है कलिकाल। अन्याय कुकर्म तो लोग करेंगे ही, इनका लेखा जोखा लिखकर कौन बैठा हुआ है। मेरा विचार है, उसे चाहो तुम अच्छा कहो या बुरा कहो, भाभी मैं देखता हूँ कि कौन क्या काम करता है। हारान भैया की मृत्यु के समय तुम्हारी वह पति सेवा तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वहीं अब तुम असती हो जाओगी। इस बात पर मैं मर जाने पर भी विश्वास न करूँगा। चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमको लेकर ही लौट जाऊँगा। बीमारी ने मुझे जरा सुस्त तो अवश्य बना दिया है, फिर भी इस मोहल्ले के लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि तुमको सहायता देकर मेरे हाथ से तुम्हें छीन लें। कल तुमको कंधे पर उठाकर मैं जहाज पर अवश्य चढ़ाऊंगा, चाहे तुम कितनी ही आपत्ति क्यों न करो। किरणमयी हंस पड़ी। अपराध की समस्त कालिमा धूल के मिट गई। सरल स्निग्ध हंसी की छटा से समूचा मुंह खिल उठा। क्षण भर के लिए जान पड़ा मानो कोई भी निंदनीय कार्य उसने नहीं किया, केवल रुष्ट होकर 2 दिन के लिए ससुराल से अपने मायके चली आई थी। स्नेह में देवर लौटा ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी समय किवाड़ के बाहर से पुकार कर दिवाकर कमरे में आया। उसने कहा, मुझे तुमने बुलवाया था। यह कहने के साथ ही खटिया पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह इस प्रकार चौंक पड़ा मानो भूत देखने से कोई चौंक पड़ता है। बाहर के उजाले से कमरे के अंधकार में प्रवेश करने पर उसने पहले सतीश को नहीं देखा था। अब पहचान कर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सतीश ने हंसकर कहा, मैं उपेन भैया नहीं हूँ, सतीश भैया हूँ, कुकर्मों का राजा। बैठ, उपेन भैया का परवाना लेकर आया हूँ। कल प्रातः ही 6:30 बजे के पहले पहला जहाज छूटेगा, स्मरण रखना। दिवाकर वहीं बैठ गया। दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बड़ी देर के बाद उसने कहा, मैं न जाऊंगा सतीश भैया। सतीश ने कहा, तेरी मिट्टी जाएगी, उपेन भैया की आज्ञा है। जीवित या मृत विद्रोही दिवाकर का सिर चाहिए ही। दिवाकर ने कहा, तो उसका सिर ही ले जाना सतीश भैया, उसे मैं सवेरे 6 बजे के भीतर ही लाकर दे दूंगा। सतीश ने एक प्रकार की आवाज निकालकर कहा, अरे बाप रे, लड़के का क्रोध तो देखा, लेकिन तू जाएगा क्यों नहीं। दिवाकर ने कहा, तुम क्या पागल हो सतीश भैया, संसार में क्या मुझे कोई हक है जिसके पास मैं अब जाकर सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं। सतीश ने कहा, ठीक है, सिर ऊंचा करने में आपत्ति हो तो झुकाकर ही खड़ा रहना, लेकिन तुझे जाना तो होगा ही। अरे तूने ऐसा कौन सा बहुत बुरा काम किया है कि लज्जा से मरता जा रहा है। इतने ही दिनों में जो सब विचित्र कर्म मैंने कर डाले हैं, वहां चलकर उन सब का हाल सुन लेना। पंचमकार तभी सब, भूत सिद्धि वैताल सिद्धि, इन सब का नाम तुमने सुना है कभी। ले चल, उपेन भैया अब वहीं उपेन भैया नहीं है। हम 5 आदमियों ने मिलकर उनको एक तरह से ठीक बना दिया है। भाभी जो कुछ ले चलना है ले लो, मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। उसकी अंतिम बात किरणमयी के कानों में खटक गई। उसने पूछा, ठीक बना देने का क्या अर्थ है बबुआ। सतीश ने हंसकर कहा, चलने पर ही तुम देख सकोगी भाभी। उसकी सुखी हंसी को लच कर क्षण भर मौन रहकर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुमको कह दिया बबुआ जी, मैं न जा सकूंगी। दिवाकर ने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं भी किसी प्रकार नहीं जाऊंगा सतीश भैया, तुम झूठ मूठ मेरे लिए रुपया नष्ट मत करो। सतीश उठने जा रहा था, हताश भाव से बैठ गया।
उपेंद्र की बीमारी की बात अब तक उसने छिपा रखी थी, लेकिन अब छिपा रखना संभव नहीं रहा। उसने कहा, मैं बड़े गर्व के साथ कहकर आया हूँ कि उन लोगों को लाऊंगा। मेरी बात तुम लोग भले ही न रखो, लेकिन उन्होंने क्या तुम लोगों के प्रति कोई ऐसा बड़ा अपराध किया है कि उनको यह कष्ट तुम लोगों को देना पड़ेगा? मेरे अकेले लौट जाने से उनको कितना दुख होगा, यह तो मैं अपनी आंखों से ही देख आया हूँ। दिवाकर, ऐसा अधर्म मत कर। तुझे देखने के लिए ही उनका प्राण अभी अटका हुआ है, नहीं तो बहुत पहले ही चला गया होता। दोनों सुनने वाले एक ही साथ धीरे से चीख उठे। सतीश कहने लगा, इसी माह के अंत में यक्षमा रोग से जब पशु भाभी स्वर्ग को सिधार गई, तभी समझ गया कि उपेन भैया भी चले जाएंगे। लेकिन उनके जाने की इतनी शीघ्रता है, यह बात हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता था। वे बराबर ही कम बातें करते हैं। स्वर्ग का रथ बिल्कुल ही दरवाजे पर न आने तक उन्होंने एक भी खबर नहीं दी कि उनका सब कुछ तैयार है। तुझे डर नहीं है रे दिवाकर, निर्भय होकर तू चल। हमारे वह उपेन भैया अब नहीं हैं। वह सहस्रों अपराधों को भी वह अपराध नहीं मानते, केवल मुस्कुराते रहते हैं। छी छी, इस धूल बालू पर तुम इस प्रकार मत लेटो भाभी। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लेटो, उठो मत। यह कहकर झटपट उठकर सतीश उसके पांवों को जोर से छूकर ही समझ गया कि किरणमयी बेहोश होकर पड़ी हुई है, स्वेच्छा से भूमि पर लेटी हुई नहीं है। सतीश और दिवाकर दोनों ही एक दूसरे का मुंह की ओर निहारते स्तब्ध भाव से खड़े रहे। कुछ देर बाद सतीश ने धीरे से कहा, ठीक यही भय था मुझे दिवाकर। मैं जानता है कि यह खबर वे सह न सकेंगी। दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, इतने निकट रहकर भी तुझे मालूम नहीं हुआ दिवाकर? और भय होता है कि संभवतः भाभी को मार डालने के लिए ही ले जा रहा हूं, लेकिन तो भी ले जाना ही पड़ेगा। इस संसार में दो आदमी इस शोक को सह न सकेंगे, लेकिन एक तो स्वर्ग में है और दूसरी, लेकिन जा तो पानी ले आ दिवाकर, मैं हवा करता हूं। यह क्या रे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? एकाएक दिवाकर सिर से पैर तक कांप उठा। दूसरे ही क्षण वह चेतन किरणमयी के पैरों पर औधा होकर कहने लगा, मैं सब समझ गया हूँ भाभी, तुम मेरी पूजनिया गुरजन हो, तो फिर क्यों इतने दिन छिपाकर तुमने मुझे नरक में डुबोया? मैं इस महापाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा भाभी? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 43वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ यह भी बता दूं कि अब इस उपन्यास के केवल 2 ही भाग शेष हैं। जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।